देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अभी गाजा में सीज फायर के लिए एक गाजा पीस प्लान तैयार किए हैं। तो क्या ये सच में मिडिल ईस्ट का भविष्य बदल सकता है, या फिर दुनिया सिर्फ सीज फायर की खबर देख रही है जबकि असली गेम कहीं और चल रहा है? क्योंकि अगर आप इस पूरे प्लान को सिर्फ इजरायल और हमास के बीच समझौता समझ रहे हैं तो आप आधी कहानी देख रहे हैं। असली कहानी गाजा की जमीन से शुरू होकर के ईरान, सऊदी अरबिया, अमेरिका और पूरे मिडिल ईस्ट के पावर बैलेंस तक जाती है। सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल आता है कि पूरी दुनिया पूछ रही है कि क्या हमास हथियार छोड़ देगा। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में सही सवाल हमेशा वह नहीं होता है जो हेडलाइंस में दिखता है। असली सवाल है कि अगर हमास पीछे हट गया तो गाजा चलाएगा कौन? क्योंकि युद्ध खत्म होने के बाद सबसे बड़ी लड़ाई बंदूक की नहीं होती, सबसे बड़ी लड़ाई सत्ता की होती है। अगर गाजा में मजबूत गवर्नमेंट नहीं बनी तो वहां पावर वैक्यूम पैदा होगा, और हिस्ट्री बताती है कि जहां पावर वैक्यूम बनता है वहां कोई ना कोई नया ग्रुप जरूर पैदा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप इराक को देख सकते हैं। 2003 में अमेरिका सद्दाम हुसैन की सरकार गिरा दी। उस समय दुनिया को लगा कि अब इराक में शांति आ जाएगी, लेकिन बिल्कुल उल्टा हुआ। पहले अलकायदा इन इराक मजबूत हुआ और बाद में उसी नेटवर्क से आईसिस निकला। यानी ये खतरा खत्म हुआ तो उससे बड़ा दूसरा खतरा पैदा हो गया, क्योंकि सरकार गिर गई लेकिन स्टेबल सिस्टम नहीं बन पाया। दूसरा एग्जांपल लीबिया का है। 2011 में मुअम्मर गद्दाफी की सरकार खत्म हुई। दुनिया ने कहा कि अब डेमोक्रेसी आएगी, लेकिन नई मजबूत गवर्नमेंट कभी बन ही नहीं पाई। नतीजा यह हुआ कि अलग अलग मिलिशिया ग्रुप पूरे देश में फैल गए और आज तक लीबिया पूरी तरह स्टेबल नहीं हो पाया। यानी सिर्फ पुरानी ताकत को हटा देना काफी नहीं होता है, उसकी जगह कौन आएगा यह ज्यादा जरूरी होता है। और यही वजह है कि गाजा में भी सबसे बड़ा सवाल हमास नहीं बल्कि पोस्ट हमास गाजा है। अगर कल हमास पीछे हट गया तो क्या पैलेस्टीनियन अथॉरिटी आएगी? क्या अरब कंट्री मिलकर नई एडमिनिस्ट्रेशन बनाएगी? क्या इंटरनेशनल फोर्स आएगी, या फिर टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट बनेगी? अगर इसका जवाब साफ नहीं हुआ तो पीस प्लान कमजोर पड़ सकता है। अब दूसरा बड़ा सवाल कि मान लीजिए हमास का पॉलिटिकल लीडरशिप इस डील को मान भी लेता है, लेकिन क्या गाजा के अंदर मौजूद सभी लोकल कमांडर्स और फाइटर्स भी वही फैसला मानेंगे? हिस्ट्री कहती है कि इसका जवाब हमेशा हाँ नहीं होता। नॉर्दर्न आयरलैंड को देखिए, 1998 में गुड फ्राइडे एग्रीमेंट हुआ। आईआरए के बड़े नेताओं ने पीस प्रोसेस स्वीकार किया, लेकिन सभी लोगों ने नहीं माना। कुछ लोग अलग होकर रियल आईआरए बना बैठा। उसी के बाद ओमाग बॉम्बिंग जैसी बड़ी घटना हुई। यानी मेन लीडरशिप शांति चाहती थी, लेकिन ग्राउंड पर कुछ लोग लड़ाई जारी रखना चाहते थे। अब कोलंबिया का एग्जांपल देख लीजिए। 2016 में एफएआरसी ने सरकार के साथ पीस डील की। हजारों फाइटर्स ने हथियार जमा कर दिए, लेकिन सभी कमांडर्स नहीं माने। कुछ लोग जंगलों में वापस चले गए और आज भी एफएआरसी डिसिडेंट्स के नाम से सक्रिय हैं। यानी ऊपर समझौता हो गया, लेकिन ग्राउंड पर पूरा कंट्रोल नहीं हो पाया। और यही सवाल हमास पर भी है। अगर उसका पॉलिटिकल लीडरशिप किसी डील पर साइन कर देता है तो क्या हर ब्रिगेड्स, हर कमांडर और हर फाइटर उसी फैसलों को मानेगा? अगर मानता है तब तो ठीक है, अगर नहीं तो छोटे छोटे आर्म्ड ग्रुप भविष्य में फिर से हमला कर सकते हैं। और यहीं से तीसरा बड़ा मुद्दा आता है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, डिसआर्मामेंट वेरिफिकेशन। यानी यह कैसे तय होगा कि हमास ने सच में सभी हथियार छोड़ दिए हैं? क्योंकि सिर्फ यह कहना काफी नहीं होगा कि हथियार जमा हो गए। सवाल यह है कि कौन गिनेगा, कौन चेक करेगा? गाजा के नीचे सैकड़ों किलोमीटर लंबी टनल्स होने की बात बरसों से सामने आती रही है। अगर उनमें रॉकेट्स, मिसाइल, ड्रोन या एक्सप्लोसिव छिपे रह गए तो क्या होगा? यही वजह है कि कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पीस डील पर साइन करना आसान है, लेकिन उसे ग्राउंड पर लागू करना सबसे मुश्किल काम होता है। अब इस पूरे मामले का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एंगल समझिए। अगर हमास कमजोर होता है तो सिर्फ इजराइल मजबूत नहीं होगा, इससे ईरान का रीजनल इन्फ्लुएंस भी कम हो सकता है। समझिए इसको, ईरान पिछले कई सालों से सीधे इजराइल से युद्ध करने के बजाय अपने प्रॉक्सी नेटवर्क के जरिए दबाव बनाता रहा है। हमास, हिजबुल्लाह और दूसरे ग्रुप्स को अक्सर इसी स्ट्रेटजी का हिस्सा माना जाता है। अगर हमास की मिलिट्री कैपेबिलिटी कम होती है तो ईरान के पास इजराइल पर प्रेशर बनाने का एक अहम तरीका भी कमजोर पड़ सकता है। और इसलिए यह सिर्फ गाजा की कहानी नहीं है बल्कि ईरान की स्ट्रेटजी की भी कहानी है। और यहीं से अमेरिका की बड़ी स्ट्रेटजी शुरू होती है। अगला पॉइंट है कि अगर गाजा में युद्ध कम होता है तो वाशिंगटन फिर से सऊदी अरबिया और इजराइल के रिश्तों को नॉर्मल करने की कोशिश कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट का पूरा पावर बैलेंस बदल सकता है। यानी यह सिर्फ पीस प्लान नहीं है बल्कि आने वाले कई सालों की जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड की पहली चाल भी हो सकती है। अगर हमास की मिलिट्री कैपेबिलिटी कम होती है तो सबसे पहले ईरान का रीजनल इन्फ्लुएंस प्रभावित होगा। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि ईरान कमजोर देश बन जाएगा। इसका मतलब सिर्फ इतना होगा कि इजराइल के खिलाफ ईरान के जिन बड़े प्रेशर पॉइंट्स में हमास भी शामिल रहा है उनमें से एक कमजोर हो सकता है। ईरान कई सालों से अपने रीजनल स्ट्रेटजी में अलग अलग प्रॉक्सी ग्रुप के जरिए इन्फ्लुएंस बनाए रखने की कोशिश करता रहा है। अगर उनमें से कोई एक कड़ी कमजोर होती है तो पूरी स्ट्रेटजी पर असर पड़ सकता है। लेकिन इसी जगह एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर हमास कमजोर हुआ तो क्या पूरा रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा? इसका जवाब हिस्ट्री में मिलता है नहीं। इराक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अलकायदा इराक में कमजोर हुआ, लेकिन बाद में उसी माहौल से आईसिस निकल आया। यानी एक ग्रुप गया, दूसरा उससे भी खतरनाक ग्रुप आ गया। लीबिया में गद्दाफी की सरकार गिरने के बाद भी यही हुआ। एक सेंट्रल गवर्नमेंट खत्म हुई, लेकिन उसकी जगह दर्जनों छोटे छोटे आर्म ग्रुप क्रिएट हो गए। आज भी लीबिया पूरी तरह स्टेबल नहीं हो पाया। अफगानिस्तान में भी अमेरिका ने 20 साल तक गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की, अरबों डॉलर खर्च हुए,
नई आर्मी बनी, नए गवर्नमेंट बने, लेकिन 2021 में तालिबान फिर सत्ता में लौट आया। और इससे एक बड़ी सीख मिलती है कि सिर्फ मिलिट्री एक्शन से अस्थायी शांति नहीं आती। अगर पॉलिटिकल सिस्टम मजबूत नहीं हो, लोगों का भरोसा न हो और ग्राउंड रियलिटी न बदले तो पुराना कॉन्फ्लिक्ट किसी नए रूप में वापस आ सकता है। और यही कारण है कि सिर्फ हमास को कमजोर करना इस पीस प्लान की मंजिल नहीं हो सकती, असली काम उसके बाद शुरू होगा। अब बात करते हैं रिकंस्ट्रक्शन की। युद्ध के बाद गाजा को दोबारा बसाने में अरबों डॉलर लगेंगे। नई रोड्स, स्कूल, हॉस्पिटल, वाटर सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, सब कुछ फिर से बनाना होगा। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि पैसा कौन देगा, असली सवाल यह है कि उस पैसे को कंट्रोल कौन करेगा। क्योंकि जिसने भी रिकंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करेगा वही आने वाले वर्षों में गाजा की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी पर सबसे ज्यादा असर डालेगा। इसलिए सऊदी अरबिया, यूएई, कतर और दूसरे अरब कंट्री सिर्फ पैसा देने की बात नहीं कर रहे हैं, वे ये भी चाहते हैं कि गाजा में ऐसी गवर्नमेंट बने जो स्टेबल हो, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ काम करे और भविष्य में फिर किसी आर्म ग्रुप के हाथ में पूरा कंट्रोल न चला जाए। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट देश उभर कर आता है जिसकी चर्चा बहुत कम होती है, उसका नाम है इजिप्ट। अगर आप मैप देखेंगे तो गाजा का सबसे महत्वपूर्ण गेट है रफा क्रॉसिंग, जो इजिप्ट से जुड़ा है। रिलीफ सप्लाईज, मेडिकल इवैक्यूएशन और लोगों की आवाजाही में इजिप्ट की भूमिका बहुत बड़ी है। अगर इजिप्ट पूरी तरह साथ नहीं देता तो किसी भी पीस प्लान को ग्राउंड पर लागू करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। लेकिन पर्दे के पीछे इजिप्ट की डिप्लोमेसी बहुत महत्वपूर्ण है और इसी तरह कतर का रोल भी समझना जरूरी है। कतर कई सालों से मीडिएटर की भूमिका निभाता रहा है। हमास के पॉलिटिकल लीडरशिप भी उसके संपर्क में रहे हैं। कई हॉस्टेजेस टॉक में भी कतर अहम भूमिका निभाई है। इसलिए अगर फाइनल डील आगे बढ़ती है तो कतर उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा। अब आते हैं अमेरिका की सबसे बड़ी स्ट्रेटजी पर। कई एनालिस्ट मानते हैं कि अगर मिडिल ईस्ट में तनाव कम होता है तो अमेरिका अपना ज्यादा ध्यान चाइना और इंडो पैसिफिक पर लगा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में वाशिंगटन बार बार कहता रहा है कि उसका सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस अब चाइना है। लेकिन जब मिडिल ईस्ट में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चलता है तो अमेरिका को अपने रिसोर्सेज और डिप्लोमेसी का बड़ा हिस्सा वहां लगाना पड़ता है। अगर गाजा स्थिति स्थिर होती है तो अमेरिका के लिए चाइना, ताइवान, साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक पर ज्यादा फोकस करना आसान हो जाएगा। इसलिए कुछ एक्सपर्ट्स इस पीस प्लान को सिर्फ गाजा डील नहीं बल्कि अमेरिका की ग्लोबल स्ट्रेटजी का हिस्सा भी मानते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि सऊदी अरबिया का इससे क्या फायदा है। अगर गाजा में हिंसा कम होती है और पॉलिटिकल प्रोसेस आगे बढ़ती है तो सऊदी अरबिया और इजराइल के रिश्तों को सामान्य बनाने की कोशिश फिर से शुरू हो सकती है। याद रखिए कि 2020 के अब्राहम एकॉर्ड्स में यूएई, बहरैन, मोरक्को और सूडान ने इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य किए थे। लेकिन सऊदी अरबिया सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली अरब कंट्री है। अगर भविष्य में वह भी इस दिशा में आगे बढ़ता है तो मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में यह पिछले कई दशकों का सबसे बड़ा बदलाव हो सकता है। और यही बात ईरान भी समझता है, क्योंकि अगर सऊदी अरबिया और इजराइल के रिश्ते बेहतर होते हैं तो रीजन में अमेरिका का इन्फ्लुएंस और मजबूत हो सकता है। इसलिए गाजा का भविष्य सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप का यह गाजा पीस प्लान सिर्फ एक सीज फायर नहीं है बल्कि यह मिडिल ईस्ट का पावर प्लान भी हो सकता है। अगर यह सफल हुआ तो रीजन का पावर बैलेंस बदल सकता है, ईरान के स्ट्रेटजी पर असर पड़ सकता है, सऊदी अरबिया इजराइल के रिश्तों का नया दौर शुरू हो सकता है और अमेरिका अपनी ग्लोबल स्ट्रेटजी को नई दिशा दे सकता है। लेकिन अगर भरोसा टूटा, नई गवर्नमेंट नहीं बनी, डिसआर्मामेंट पूरा नहीं हुआ या ग्राउंड पर छोटे छोटे ग्रुप फिर से सक्रिय हो गए तो यह डील इतिहास में एक और अधूरी शांति पहल बनकर रह जाएगी।